जिससे मैं बहुत पॉप-अप हो गई थी, जो कावलिया सॉन्ग था। और उन्होंने मेरे को पूछा था, मेरे को तेरे बाल बहुत पसंद है। इसी स्टेज पे ऐसा लगा कि हम इतने बड़े लोग के साथ काम की तो सबकी कराती की कमी। एक्सपीरियंस रहा है वो मूवी के साथ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एज़ अ लीड मतलब मैं ही हूँ। मैं इस मूवी की 3 गाने की कोरियोग्राफर हूँ, मूवमेंट डायरेक्टर हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बॉम्बे में लोग तरस जाते हैं ये काम करने के लिए, उनको नहीं मिलता, वो चाहे कितने भी अच्छे डांसर हो या कुछ भी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे मिला। और मैं थैंकफुल हूँ कि लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव किया, डायरेक्टर ने, नीरज सर ने किया, और जो उनके लीड एक्टर है, उन्होंने हमको सजेस्ट किया था कि ये मूवी जो आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, छत्तीसगढ़ के जो मतलब इंडस्ट्री को है, उसको एक और लेवल अप करने आ रही है। उसके बाद तो लोगों को कॉम्पिटिशन मतलब ऐसा है कि चालू हो चुका है। सरकारी दामाद है, और मूवी का जो स्टोरी है, वो भी बहुत यूनिक है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल शेयर विद श्रेयस पर। होप आप सब मस्त हो, एकदम अच्छा कर रहे हो और लाइफ में कुछ नया सीख के ग्रो कर। आज के इस एपिसोड में एक जो शख्स आ रही है वो केवल 22 साल की है, लेकिन उनका टैलेंट 22 साल से कहीं ऊपर। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वो अपनी जो करियर है या फिर जो स्ट्रगल है उसमें उन्होंने क्या कुछ महसूस किया, और मुंबई जैसा शहर में उन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई, और क्या माइंडसेट होना चाहिए मुंबई में रहने के लिए, और इंडस्ट्री का रियलिटी चेक। आपने जब डांसिंग चालू की अर्ली एज में, ऐसा कि एज अभी भी ज्यादा नहीं है, तो आपको कब पता चला कि ये प्रोफेशन आपका, सॉरी ये पैशन आपका प्रोफेशन बन सकता ये मुझे मे बी मैं जब क्लास 11th और 12th में थी, तब मुझे मतलब ऐसा लगा कि हाँ, मैं इस पे अपना करियर बिल्डअप कर सकती हूँ। और हाँ, मतलब मैं मतलब ऐसा रहता है कि समटाइम्स ये चीज़ को, डांसिंग को लेके बहुत सारे लोग ऐसा रहता है कि बस इंटरेस्ट और हॉबी के थ्रू करते हैं। बट मैंने सोशल मीडिया और इंटरनेट से ऐसे लोगों के मतलब लोगों से जुड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इसमें हम मैं बहुत अच्छा अपना करियर बिल्ड कर सकती हूँ। और है? आपकी करियर की जो शुरुआत है वो बेसिकली कहाँ से हुई? तब राजनांदगांव से आप मुंबई कैसे गए? राजनांदगाँव से मैं मुंबई कैसे गई? तो मैं क्लास 9th में थोड़ा मतलब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए इस चीज़ों को लेके। तो मैं रिदम रिवॉल्यूशन डांस क्लास, वो बहुत फेमस क्रू है, जो छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस था, पहले परफॉर्म करते थे। तो मैं उन लोगों को देख के बहुत इंस्पायर हुई, और उनके टीचर से। तो मैंने वहाँ पे क्लासेस जॉइन किया। क्लासेस जॉइन करने के बाद मैं उनके ग्रुप में जॉइन हुई, क्योंकि मैं कर लेती थी कहीं न कहीं चीज़ों को जल्दी कैच करना, अडॉप्ट करना। तो उन लोगों ने मुझे ऐसा पूछा भी कि आप ग्रुप में जॉइन होना चाहते हो या आप क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हो? तो फिर वहाँ के लोगों के सराउंडिंग में रह के, उन लोगों से फिर और अच्छे-अच्छे टीचर्स, जो वो किनसे इंस्पायर होते हैं। तो मेरे को मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो रिदम रिवॉल्यूशन क्रू है और डांस क्लास है मेरे करियर में। और उनके ही थ्रू मुझे मतलब ऐसा लगा कि हाँ, उन्हें देख के कि वो जब कॉम्पिटिशन करने बाहर जाते थे, तो नहीं, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी जा सकती हूँ। तो मतलब मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई, और फिर मैंने सोचा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए। और बेसिकली आप इंस्पायर हो गए, आपको डांस आता था, लेकिन आप थे छत्तीसगढ़ से, तो अभी भी हो छत्तीसगढ़ से, आप मुंबई गए। मुंबई मैं भी होके आया मुंबई, रद्दी में कम से कम एक से, लेकिन वहाँ अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ती है, वहाँ रहने का जो माइंडसेट रहता है वो अलग रहता है। तो आपने वो माइंडसेट कैसे डेवलप किया, पहले वो बताएं। माइंडसेट डेवलप करने का मतलब सबसे बड़ा की मेरे हिसाब से कि आपको बिलीव करना पड़ता है अपने ऊपर। मतलब बहुत बिलीव, मतलब आप अभी वो जो देखते होगे कि नो डेज ऑफ वाला जो है, बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि हाँ, तुम बहुत लोगों से अलग हो। अगर कोई मतलब नॉर्मल डांस और मूवमेंट भी कर रहा है ना, तो मेरे को यकीन है कि अगर मैं वो चीज़ करूँगी, तो वो और डिफरेंट होगा। मतलब मेरे को बिलीव सिस्टम बहुत ज़्यादा है। और जो मैं अपने मूवमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ये भी कर रहा है, बट पता है, मुझे पता है कि जब इशिका करेगी, तब वो ये भी बहुत अच्छा होगा। तो मतलब ऐसा था कि मैं शुरू से, जब मैं रिदम में भी थी, ऐसा नहीं कि मेरे को रिदम में एकदम से जल्दी से ऑफ़र किया। मैंने भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फेसेस की, वैसे ही मुझे बॉम्बे में भी करना पड़ा। और मतलब मेन की मेरा तो बिलीव ही था कि जो इशिका है और जो इशिका डांस कर सकती है, वो मेरे ख़्याल से कोई और नहीं कर सकता। तो वो खुद के ऊपर का बिलीव, अपने मूवमेंट को लेके, अपने थॉट्स को लेके,
को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, क्योंकि बॉम्बे ऐसा शहर है जहाँ पे मतलब कितना भी आप जाओ वो मतलब तोड़ देता है, वो रुला देता है। मैं भी रोई हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं गई तो एकदम से हो गई, बट मैंने भी रोया है, बहुत किया है, पर वही है कि आपको यकीन रखना पड़ेगा और खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। इस बार से तो मैं भी यही था, तो ये 24 घंटे में 10 घंटा रोता था। बहुत ज्यादा काम होता था। आप सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ से, फिर तुम लोग एक्सेप्ट ही करते थे। मैं छत्तीसगढ़ से है मतलब वो तो ठीक है, बट मैं कहीं पे मतलब मैं छत्तीसगढ़ में रही हूँ। जब मैंने जिन लोगों का मेरा जो लाइफ़स्टाइल है, जो मेरा खाना-पीना है, जो मेरा उठना है, मेरा चलना है, वो कभी यहाँ के लोगों से नहीं रहा। मैं मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो मेरे टीचर्स हैं जिन्हों से मतलब जिन लोगों से मैंने सीखा है, वो मतलब ऑलमोस्ट इंटरनेशनल टीचर ही हैं। तो मैं उन लोगों से बहुत इंस्पायर हुई हूँ, जो वो सिखाते थे, वो जो करते थे, उनके लाइफ़स्टाइल से हमेशा बड़ा सोची तो जो ये बॉम्बे वाला जो जर्नी है ना, वो मेरे लिए ईज़िली हो गया। सही बोलूँ तो मेरे लिए बहुत ईज़िली हो गया। मतलब मेरे को उतना कुछ फेस नहीं करना पड़ा बॉम्बे जाके। जैसे आप बॉम्बे चले गए, आपके पास एक बिलीफ सिस्टम था, माइंडसेट, लेकिन इनसे काम नहीं मिलता। काम उनको खोजना पड़ता है, पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है। तो उसका क्या प्रोसेस था? आपने इतनी जो बड़े मतलब आगे आई है कि भी सलाह पे काम किया, उनके साथ काम कैसे किया आपने? एक मतलब एक रहता है इंसान को, मैं ऐसा क्या करूं यहाँ कि मेरे को इन लोगों के साथ काम मिले? मतलब मैंने क्या करूँ तो कभी नहीं सोचा। मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चीज़ बोलती हूँ कि मैं डांसर हूँ और साथ में मैं मूवमेंट डायरेक्टर हूँ, और मेरे को डांस सिर्फ़ डांस करना नहीं पसंद है, मुझे सिनेमैटो से खेलना पसंद है। मतलब जो भी है मूवमेंट, हाँ, हाँ, मूवमेंट डायरेक्टर ये चीज़ होता है कि अगर आप मतलब क्या बोलते हैं सॉरी, कि अगर मैं ये फ्लिक कर रही हूँ और मैं ये जा रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो कैमरे में कैमरा कैसा घूमेगा या कैमरा कैसे आएगा, वो चीज़ मैं डिसाइड करूँगी कि मेरा मूवमेंट कितना एनहांस होता है, किस एंगल से, किस बैकग्राउंड से, किस लोकेशन से। तो वो एक मूवमेंट डायरेक्टर का काम होता है, और मूवमेंट डायरेक्टर और जो डांसर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, नो लोग नॉर्मली म्यूज़िक सुनते हैं, पर हम लोग जीते हैं। तो इमेजिनर और इमेजिनेशन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, गाने को लेके, म्यूज़िक्स को लेके। तो ऐसा था कि शुरू से जब भी मैं ग्राफ जमाती थी, कोरियोग्राफ़ी जब मैं करती थी, तो मेरा ऐसा था कि म्यूज़िक क्या कह रहा है, म्यूज़िक क्या मतलब आप नॉर्मली भी देखे होंगे कोई मूवी चलती है, अगर कोई मतलब भूत वाली मूवी का साउंड अलग होता है, रोमांटिक मूवी का साउंड अलग होता है। किसी के मन में अगर छल-कपट है और कोई सोच रहा है, तो उसके लिए म्यूज़िक वाले कुछ और क्रिएट है। तो इस चीज़ का मेरे पास मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बाय शायद मैं बाय गॉड गिफ्टेड, मेरे को वो इमोशंस बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। तो मैंने बॉम्बे शिफ्ट होने के पहले मैंने 3 मूवी डायरेक्ट किया था। 3 में से मेरे ख़्याल से एक हमें अर्बन मंकी सुना होगा आपने शायद, टी-शर्ट्स और कैप्स वग़ैरह देते हैं। तो वो मेरे मतलब मेरे क्रूमेट अभिषेक सोनी करके हैं, उन उनको मतलब ऐसा बोले थे कि ब्रांड हम आपको भेजते हैं, आप एक वीडियो रेडी करके दो। तो मैंने उसको रेडी किया था। खुद का मैंने व्हाई डोंट यू डायरेक्ट किया और अलोन डायरेक्ट किया। तो ये जो 3 मेरे जो इन्वेस्टमेंट और मेरे लाइफ़ का जो मेरा आर्ट को लेके, ये मेरे को बॉम्बे में बहुत हेल्प किया। मैं कहीं पे भी अपना पोर्टफ़ोलियो छोड़ती थी तो सिर्फ़ डांसर के लिए नहीं, कि मैं असिस्ट भी कर सकती हूँ, आप बोलोगे तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी कर सकती हूँ। वो चाहे एड शूट हो या आपका सॉन्ग शूट हो या मूवी का कुछ ऐसा पार्ट हो कि जिसमें कैसे वॉक करके आना है, लीड एक्टर या एक्ट्रेस को। तो ये जो मैंने जो पहले रेडी किया ना, वो मेरे को बहुत हेल्प किया बॉम्बे जाके। अब आते हैं मेज़बान में। हाँ। इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ आपने काम किया। सच सच तो मैं ये जानना चाहूँगा, किन-किन के साथ आपने काम किया? प्लीज़ बता। मैंने काम किया तमन्ना के साथ, जिससे मैं बहुत पॉप अप हो गई थी, जो कावलिया सॉन्ग था, और उन्होंने मेरे को पूछा था, मेरे को तेरे बाल बहुत पसंद है। मैं मतलब हम लोग का जो सेट पे रहता है ना, हम लोग बहुत प्रोफेशनल वे से रहते हैं। जैसे अगर लीड है और हमारे पास अगर कट मिलता है, तो वो अपना टाइम करती है मतलब मेकअप वगैरह ठीक करने में, और हम अपना। तो हमें उतना टाइम नहीं मिलता और इतना हाँ, इंटरैक्ट हो पाए।
और अगर टाइम मिलता भी है तो हम लोग इतने टायर्ड रहते हैं, हम लोग 12-15 घंटे का शिफ्ट होता है। तो ऐसा लगता है कि अभी रहने देते हैं यार, बात नहीं करते, वो भी थकी है, मैं भी थकी हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ उतना वो हो नहीं पाता है। टाइम आपको कब मिलता है जब आप असिस्ट कर रहे हो। तो मैंने एक गाना साउथ में असिस्ट किया था श्री लीला के साथ। तो श्री लीला के साथ मेरे को बात करने का मौका मिला था क्योंकि उसमें क्या होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ता है सिखाते समय। उनको बताना पड़ता है कि आपको कैमरा देख के कैसा रिएक्ट करना है, कैसा हँसना है, कितना झुकना है। तो वो सब भी हम लोग के ही अंदर काम आता है। मतलब वही सेट पे थे जब अपन ने कावलिया वाला किया और बहुत सारे लोग हैं कृति। हाँ, नीता अंबानी के साथ मैंने ना वो किया था, उनके जो बेटे का वेडिंग था ना जो जामनगर में हुआ था, पूरा प्री वेडिंग शूट हुआ था। वो तो हाँ। हाँ, 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 उसका एक्चुअल में क्या था कि हम लोग को हमको तो लगा था वो शादी था, पर वो पूरा शूट था एक्चुअल में। हाँ, पूरा शूट था, शादी बाद में हुई थी। तो हम लोगों को ना वैभवी मर्चेंट जो है वो पूरा एक रेडी किया था उन्होंने, नीता अंबानी ने परफ़ॉर्म किया था वो परफ़ॉर्मेंस आपने देखा होगा शायद, बहुत रील्स में आया था। तो पूरा उनका नीता अंबानी का क्या है कि सब चीज़ कंपोज़ होता है उनके लिए, म्यूज़िक नई कंपोज़ होती है, चीज़ें होती है। तो उनका ना टेम्पल था, कुछ तो उन लोगों ने बनाया था कि कुछ टेम्पल था, दुर्गा, लक्ष्मी, हर चीज़ मतलब जितने भी देवी-देवता हैं सब सेटअप किया था। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था डांस में तब। बट ऐसा था कि उन्होंने 12 से लेके 11 लड़कियों को जो बहुत सुंदर है, उनको उन लोगों ने कास्ट कर लिया एज़ अ पंडित, मतलब पंडित और पंडिताइन रहती है ना, तो हम लोग उस पे मेन वही काम किए थे। तो मैं उसमें पंडिताइन बनी थी और वो टेम्पल था मतलब दुर्गा टेम्पल। मैं दुर्गा टेम्पल की मतलब वो थी, कास्टिंग काइंड ऑफ कास्टिंग थी मैं उसमें। पहले डांसर थी, फिर उन लोगों ने मेरे को कास्टिंग में डाल दिया। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रही तुम कैसे? है, बहुत अच्छा लगता है। इसी स्टेज पे ऐसा लगा कि हम इतने बड़े लोग के साथ काम की तो अच्छा की कराती की तुम। एक्सपीरियंस रहा है वो मूवी के साथ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एज़ अ लीड मतलब मैं ही हूँ। मैं इस मूवी की 3 गाने की कोरियोग्राफर हूँ, मूवमेंट डायरेक्टर हूँ क्योंकि मैंने देखा है बॉम्बे में लोग तरस जाते हैं ये काम करने के लिए, उनको नहीं मिलता। वो चाहे कितने भी अच्छे डांसर हो या कुछ भी, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ मुझे मिला और मैं थैंकफुल हूँ कि लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव किया, डायरेक्टर ने, नीरज सर ने किया और जो उनके लीड एक्टर है, उन्होंने हमको सजेस्ट किया था कि ये लोग हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा वो मूवी में काम करके। ये मूवी जो आ रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट छत्तीसगढ़ के जो मतलब इंडस्ट्री को है उसको एक और लेवल अप करने आ रही है। उसके बाद तो लोगों को कॉम्पिटिशन मतलब ऐसा है कि चालू हो चुका है। सरकारी दमांड है और मूवी का जो स्टोरी है वो भी बहुत यूनिक है। मतलब आप लोग देखे होंगे, आप भी कभी देखे होंगे। तो बस उससे एक डायलॉग सुना, पूरा एला सबलन चाहिए सरकारी सरकारी दवा। दमाद हाँ, हाँ, बस हाँ, हाँ। यही है। सुरभि मैन को मैंने देखा है। सुरभि है, यशवंत है और ऐसे बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं 2-3 जो उसमें एज़ अ कास्टिंग कर रहे हैं। उन लोग भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। मतलब मुझे स्पेसिफिक सबका नाम नहीं पता है बट मैंने देखा है उनका काम। जैसे कि अब मुंबई में काम करते हैं, अब यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो हमारे इंडस्ट्री हमारी जो सीजी इंडस्ट्री है मुंबई की जो इंडस्ट्री है उसमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि हम इतने पीछे और वो लोग इतने आगे हैं? फ्रेंड्स मेरे ख्याल से बजट ही है, मेन मेजर प्ले करता है। बाकी टैलेंटेड लोग तो यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है और वही है कि बजट ही कहीं न कहीं मतलब हमें ऐसा है कि अब हमें यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है। यहाँ हम भी छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे लोग हमें बजट दें और बजट के साथ-साथ एक चीज़ ऐसा है कि एज़ अ कोरियोग्राफर और मूवमेंट डायरेक्टर लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती। मतलब लोगों को बताओगे जो मतलब मेन प्रोड्यूसर रहते हैं, इन्वेस्टर रहता है या जो भी डायरेक्टर रहता है, तो सब एक लेवल में रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, चीज़ों को समझ नहीं पाते। समटाइम्स मेरा मतलब मैं बहुत ना सोलफुल आर्टिस्ट हूँ, सच बोलूँ तो अगर मेरे को काम कभी किसी का गाना पसंद आ जाए ना, तो मैं कम पैसों में भी काम कर दूँ। मतलब कम पैसों में भी मैं बहुत अच्छा उनको काम करके दे दूँ। बट मेरे लिए रिस्पेक्ट भी बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप मेरे को बहुत बजट भी दोगे और रिस्पेक्ट नहीं दोगे, मैं तो नहीं करूँगी।
मैं छोड़ के मतलब और मेरे को ऐसा है कि सिर्फ़ यहाँ पे नहीं, मैं बॉम्बे में ऐसे बहुत काम कर चुकी हूँ, जहाँ पे मेरे को बजट नहीं जमा और बजट जमा तो बिहेवियर नहीं जमा। मैं तो बिल्कुल नहीं करती, छोड़ देती हूँ मैं। नहीं जमता मेरे को ये सब चीज़। कि हमारे यहाँ की जितने फिल्म बन जाता है उतना वहाँ के एक सिनेमाटोग्राफर का पेमेंट देते हैं। कि मैं भी जब मुंबई में था तो मैं सर लोग को पूछता था जो मेरे को पढ़ाते थे, सर मैं अच्छा दीजिए मैं फिल्म बनाऊंगा आओगे क्या? तो सर मेरे को एक ही बात बोलते थे, अरे बेटा जितना मेरे को यहाँ मिलता है ना 3-4 वीक में उतना तुम लोग की पूरी फिल्म बन जाती है। तब मेरे को पहली बार पता चला कि मुझे हमारा बजट इतना कम रहता है। हाँ, बहुत कम रहता तो है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि किसी न किसी को शुरुआत करने का है। जैसे मैंने बहुत अपने सराउंडिंग लोगों से देखा है कि बाहर के जो इंटरनेशनल लोग रहते हैं, जैसे आप हो, आपको आके मूवी बनाने का बहुत मन है और मैं आपके स्कूल पे हूँ या आपके कैंपस में हूँ और मैं कुछ आपका मतलब वो कर सकती हूँ कि मुझे कास्टिंग ले लो या मैं लाइट डिपार्टमेंट में काम कर लेती हूँ। तो वहाँ के लोग ना मिल के काम करते हैं, हाँ, चलते हैं, कर देते हैं इसका काम। बट यहाँ पे क्या होता है कि लोग सपोर्ट के लिए भी नहीं आते और पैसे के नाम में भी मतलब प्रॉब्लम फिर हो जाता है। क्रेडिट लेने आना। हाँ, मीन्स ये तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ये तो है, बहुत चीज़ है और बॉम्बे में भी मैं सच बोलूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सेट पे ऑन सेट मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा है। मतलब अच्छा नहीं रहा है सच बोलूँ तो। अगर मेरे को ऐसा रहे और एज़ अ डांसिंग में मेरे को पूछा जाए तो मैं तो बिल्कुल ना करूँ। मैं बिल्कुल भी ना करूँ सही बोलूँ तो। अगर आंसर आपको कभी ऐसा कोई कमेंट मिला नहीं, ऐसा तो मतलब बोलते होंगे लोग बट आज तक के किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने बोलने की सच बोलूँ तो और बोल भी नहीं सकते। क्योंकि जो मेरा शुरू से जो पर्सनैलिटी रहा है ना, मैं थोड़ी मतलब अनफ़िल्टर इंसान हूँ। मेरे को भी मेरे से डर लग जाता है कभी-कभी मैं क्या बोल दी, नहीं बोलना था मेरे को। बट मैं मतलब बहुत अनफ़िल्टर इंसान हूँ और सच बोलूँ तो लोग डरते हैं मेरे से आके बात करने में। और ये चीज़ उतनी भी अच्छी नहीं है। मैं अच्छी भी हूँ अंदर से बहुत अच्छी हूँ, बट स्टिल ज मैं जिस फ़ील्ड में हूँ, मेरे को उसमें बोल्ड रहना पड़ेगा। मेरे में थोड़ा बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत रियल इंसान हूँ। मैं अपने रियल शब्द ही हर किसी के पास रखना चाहती हूँ। कोई झूठ नहीं, कोई एक्स्ट्रा स्वीटनेस नहीं। जो है मेरे को अच्छा नहीं लगा आपका काम सॉरी, हम कभी और करते हैं, अच्छा लगा तो हाँ करते हैं। मतलब मेरा ऐसा है। एज अ फीमेल आर्टिस्ट वन एज अ फीमेल डांसर कोरियोग्राफर मुंबई की जो इंडस्ट्री है उसमें आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और आने वाली जो जनरेशन है जो इसी में जाना चाहती है उनको मेंटली कितना स्ट्रांग रहना चाहिए स्पेशली फीमेल्स। तो मतलब मेन चैलेंजेस तो ऐसा रहा है कि टाइम मतलब कभी-कभी आपके पास टाइम बहुत कम है पर आपको रिज़ल्ट अपना 100% पूरा देना है। और सबसे ज़्यादा हेल्थ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है क्योंकि बॉम्बे में आप नहीं बता सकते आपका कोई तकलीफ़ सुनने नहीं बैठा है। आप मर क्यों ना जाओ सेट में, कोई नहीं आने वाला पूछने के लिए। आपको 100% देना है और चैलेंजेस ये है कि एज़ अ आर्टिस्ट और हमें 12 घंटा बोला जाता है, बट हमसे 15 से 16 घंटे का काम कराया जाता है। मतलब इमेजिन कर सक रो मतलब 24 घंटे में अगर आप 15 घंटा काम कर रहे हो और आपको ऐसा करते ही रहना है, तो मतलब हेल्थ क्या होगा? हाँ, और समटाइम्स ऐसा रहता है कि पैसों को भी लेके पेमेंट्स का जो थोड़ा झोल है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में। हाँ, सबसे ज़्यादा। तो हम 90 दिन तक के क्या करें? हमारे बिल्स है, हमारा टाइम टू टाइम हमारी फैमिली है, हमको भी कुछ चीज़ें करना है। तो वो चीज़ मतलब पूरा बेकार हो जाता है, आप कुछ चीज़ प्लान नहीं कर सकते, आपका सडन ऑफ काम आ जाएगा और कभी-कभी ऐसा काम आएगा कि आप मना भी नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फैमिली के साथ पूरा ट्रिप प्लान कर लिया या आपको फैमिली से मिलने जाना है बहुत महीनों के बाद, बट नहीं अभी आपको काम पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी करना पड़ेगा ऐसा टाइप का। तो बहुत सारा ऐसा रहता है कि चीज़ें त्यागना पड़ता है इस फ़ील्ड में। अपना परिवार और अपने लोग सब छूटते जाते हैं और टाइम ऐसा है कि आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनको आप जानते ही नहीं हो। सबसे बुरी बात तो मेरे को ये लगती है कि मतलब अपने हिसाब से मेरे को सच बोलूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे को अगर पता रहता तो मैं ये फ़ील्ड शायद ही चुनती कि इतना चैलेंजेस फ़ेस करना पड़ेगा या करना पड़ेगा।
शुरू में क्या है मज़े-मज़े में हम लोगों ने किया, चीज़ें बिल्ड हो गई, अच्छे इनकम आने लग गए तो और एप्रिसिएशन मिल गया हम लोगों को। बट इंडस्ट्री तो मेरे हिसाब से बहुत है मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए तो और मुश्किल है क्योंकि हमारी लाइफ़ बहुत रिच है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें टाइम पे खाना मिल रहा है और हम टाइम पे आना-जाना कर रहे हैं। शाम को हम निकल जा रहे हैं दोस्तों के साथ। वहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे कुछ हुआ, कुछ लग गई तो दोस्त आके मिल रहे हैं, उठा के लेके चल रहे हैं, "चल तू घूम के आता है, घुमा के लेके आता है।" बट वहाँ पे कुछ नहीं होता। मेजरली मेरे बॉम्बे से आने का सबसे बड़ा कारण है मतलब मैं सच बोलूँ तो मैं बॉम्बे में सिर्फ़ रहती नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ काम के टाइम रहती हूँ। मैं आती हूँ, मैं फिर उन लोग फ्लाइट करते हैं, प्रोडक्शन जो भी आना-जाना सब करते हैं उन लोग। तो मैं ज़्यादातर तो राजनांदगाँव में ही रहती हूँ और मेरी मम्मी का घर जैसे भिलाई वगैरह में है, तो मैं वहाँ रहती हूँ। इंडस्ट्री है, मुंबई की इंडस्ट्री हो गई, पान की इंडस्ट्री की और भी इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि वो थोड़ा पॉपुलर है, इसलिए लोग उस पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेरा एक सवाल है, जैसे डार्क साइड है इंडस्ट्री की और एक अच्छा साइड है, तो दोनों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या क्या है और कैसे है? डार्क साइड तो मेरे ख़्याल से बहुत ही बुरा है। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की और मैंने देखा। डार्क साइड ये है कि वहाँ पे ना टैलेंट का थोड़ा कम और लुक्स थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है। और लुक्स मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैं अगर साउथ पे मैं एक गाना कर रही थी, तो वहाँ पे ऐसा था कि जो साउथ और हैदराबाद की जो गर्ल्स थी, उन लोग थोड़ा डस साउथ के लोग थोड़े डस्की होते हैं, मतलब उनका शेड थोड़ा डार्क होता है। तो जब भी माइक पे कोई डायरेक्ट करता था तो ऐसा मतलब गर्ल्स आ जाओ डांसर्स सारे, तो ओनली ब्यूटीफुल गर्ल्स कम फ्रंट। मतलब लीड एक्ट्रेस के आजू-बाजू। तो वो बहुत बुरा लगता है। मैं असिस्ट कर रही थी उस सेट पे और हैदराबाद की गर्ल्स आ ही रही थी क्योंकि उन्होंने बोला कि गर्ल्स आ जाओ पहले। तो गर्ल्स उठ के आई और सडनली उन लोगों ने बोला कि ओनली ब्यूटीफुल गर्ल्स तो उन लोग फिर वापस अपने जगह पे जाने लग गए। तो ये चीज़ बहुत बुरा लगा मेरे को क्योंकि मैं असिस्टेंट ही थी ऑफ कोर्स मैं उनको ही बुलाने जा रही थी फिर मुझे ऐसा कॉल आता है कि आपको बॉम्बे गर्ल्स को बुलाना है। और डांसिंग में सिर्फ़ अच्छे डांसर्स नहीं रहते, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे डांसर्स रहते हैं जो रील डांस करते हैं और उनका सिर्फ़ उतना ही है कि उनको बैकग्राउंड डांसिंग ही करना है, ज़्यादा कुछ उनका है नहीं। मतलब वो कर रहे हैं और उनका जीवन चल रहा है। ये करियर पे ऐसा नहीं कि उनको कहीं पहुँचना है। और मैंने एक चीज़ बहुत बुरी नोटिस की बैकग्राउंड डांसर्स में से कि उन लोग गर्ल्स भी सामने से अप्रोच करती है अ, कोरियोग्राफर हो या जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी हो और वो भी करते हैं। तो ये चीज़ अगर आपका हो गया तो आपको आस-पास में नाचने मिलेगा। इफ अगर आपका होता है और इफ अगर आपका डायरेक्टर के साथ होता है तो आप मे बी शायद एज़ अ लीड कोई सॉन्ग कर लो या कुछ कर लो। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बहुत, बहुत बेकार है। मतलब हाँ, ऐसा बहुत बहुत बार तो नहीं, मैंने सिर्फ़ 2 ही बार फेस किया और उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया कि मैं इसके अंडर काम नहीं करूँगी। ये मुझे नहीं चाहिए। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं झूठ बोल के सेट छोड़ के चली गई थी, कि मेरे घर पे काम आया है, मेरे को अर्जेंटली जाना पड़ेगा तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ऐसा-वैसा करके मैंने बोल के चले गई थी कि मेरे को नहीं करना है, ये वाला आपका शूट, मैं भले आगे देखती हूँ। क्योंकि आप ऐसा डायरेक्ट वहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। एक तो आप अकेले हो और आपके उतने वो है नहीं और बॉम्बे में एक चीज़ आप लिख के ले लो, कोई भी अपना नहीं है। कोई भी अपना नहीं है। मैं सच बोलूँ तो ऐसे भी कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ़ अपने ही जो परिवार के लोग हैं, जो आपके बचपन के दोस्त बन गए, ऐसे अचानक-भयानक जो भी आएगा वो आपके काम और फ़ायदे के लिए ही आएगा। या तो वो मुझसे कुछ चाहिए होगा कुछ काम से रिलेटेड या तो उसे कुछ लेना होगा। तो बहुत मतलब लाइफ़ असली मेरे को बॉम्बे में देखना पड़ा और मतलब देखी मैं और मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार ऐसा भी होता है। मतलब बहुत बेकार लगा लोग वहाँ पे
लोगों का हेल्थ का दिक्कत नहीं होता। मैं जिस सेट में असिस्ट कर रही थी उसका डे 1 का बात है, एक लड़की को मे बी शायद मिर्गी या फिर वो बेहोश हो गई थी थोड़ा-सा। और सामने से जो साइड जैसे कैमरा इधर है, हम परफ़ॉर्म कर रहे हैं और इधर हमारी मैनेजर खड़ी है जो पूरे डांसर्स टीम को मैनेज करती है और वो गिर गई। और वो गिर गई और इधर से मैनेजर का ये कॉल है कि तुम लोग कंटिन्यू करो, हुक करना बंद नहीं होना चाहिए। वो गिर के पड़ी हुई है और हम लोग कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑन कैमरा चल रहा है और इधर से जो हम हमें मैनेज करती है पूरे डांसर्स टीम को, वो बोली कि नहीं मत रुको। तो वो पड़ी हुई थी, फिर कट हुआ, फिर भी वो पड़ी हुई थी। बहुत देर के बाद लोग लेने आए, तब तक कि 2-3 जो उसके करीबी सहेलियाँ थे, वो उनको कर रहे थे हाथ-पैर वगैरह जो भी थे, फिर उनको उठा के लेके गए। तो थोड़ी देर के बाद मैनेजर्स मतलब ऐसे बोले कि ठीक है ना, वो तो होते रहता है, डिहाइड्रेट हो गई होगी या कुछ तो भी हो गई होगी। तो ये सब चीज़ बहुत बेकार है और आप थोड़ा-सा भी मिस्टेक करोगे ना, साउथ में तो सबसे ज़्यादा। साउथ में अगर मिस्टेक हुआ मतलब कोई नहीं बचा सकता। माइक पे गाली खाओगे आप और या तो असिस्टेंट टीम में से होगे, हमको आके डाँटेंगे। हाँ, मैं इससे मेरे को एक चीज़ याद आया कांवलिया के मैं सेट में थी, मेन कोरियोग्राफर को मैं सामने चाहिए थी, मतलब हीरोइन के आस-पास चाहिए थी और मेरे को एक बीट समझ ही नहीं आ रही थी कि मतलब कब करना है, बहुत ऑफ लग रहा है ऑफ लग रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे को इतना बुरा चिल्लाया वो असिस्टेंट ने, मतलब इतना बुरा और मैं बोली कि साला मैं इतना मेहनत करके मैं मेरे परिवार वाले लोगों ने इतना पैसा दिया, ये दिया, चीज़ें सिखाया मेरे को और उसके बाद मैं ये दिन देख रही हूँ। मतलब इतने जो स आस-पास के लोग हैं, उन लोग बहुत एक्स्ट्रा स्वीट थे, तो वो उनको चिल्ला नहीं पाते थे और हम लोग तब एकदम नए-नए थे, ट्रेंड डांसर थे हम लोग। तो मेरे को तो हमेशा ब्लॉक पे मतलब पोज़ीशन मिल ही जाता था हीरो-हीरोइन के आस-पास। तो उसने मेरे को इतना बुरा चिल्लाया तो मैं गुस्सा इतना हो गई कि मैं उससे लड़ने लग गई और मैं रो भी दी। रोते-रोते भी लड़ दी मैं। मैं बोली कौन है कोरियोग्राफर के पास जा रही हूँ, मैं नहीं करूँगी करके बोल रही हूँ करके। मेरे को पीछे डालो ना भई, सामने क्यों ना जा रहे हो जब तुमको जम नहीं रही हूँ तो? पर ऐसी सेट पे ना हम लोग थे, कैमरामैन ना रोलिंग का बटन दबाना भूल गया, हाँ, हाँ, हाँ। उसकी तो वाइट लग गई। ये हो गया, मस्त लड़ाई हो गया। एक आर्टिस्ट को ना डायरेक्टर ने कुछ बोल दिया था, ठीक है, लेकिन आर्टिस्ट लोग ना माइक पहने रहते हैं, उसका थोड़ा बिजनेस अच्छा रहता है। वो हो गया वॉशरूम, जो उसने डायरेक्टर को गाली बकी, जो उसने डायरेक्टर को बकी, तब मैं साउंड में बैठा था ना, क्योंकि साउंड नहीं आता और मैं सुन के जो हंस रहा हूँ, जो आया है वो मेरे को तो नंबर पता है। मतलब भाई इधर माइक तो देख लिया करो, माइक तो ऑफ कर दिया करो भाई तुम लोग करके। वो तो किस्मत अच्छी क्योंकि डायरेक्टर है, उसने अपना साउंड तो उसको निकाल के रखा हुआ था, नहीं तो उसे तो आफत आने वाली थी। गाली तो वहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल चलते फिरते है, सही पे। चलते-फिरते हैं और मेरे को सबसे बुरा कब लगता है बताऊँ मतलब बाकी तो ठीक है बट जो वो लोग रहते हैं जो क्लीन करते हैं, जो लाइट लगाते हैं और लाइट उनको देख के ही बहुत बुरा लगता है कि उनका जीवन कितना कष्ट में है और मुश्किल में है। ऊपर से कोई बड़ा डिपार्टमेंट का कोई लोग आता है और उनको बोलता है अभी तक ये हुआ क्यों नहीं है? तुम लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि इतनी बड़ी टीम होती है ना कोऑर्डिनेट करने में मुश्किल होता है। अगर मेरे को ये गमला हटवा मतलब मेरे को ये लैंप हटाना है, तो मैं पहले जाऊँगी अपने असिस्टेंट के पास, फिर असिस्टेंट जाएगा आर्ट वाले के पास, फिर आर्ट वाले का कोई आएगा, फिर वो किसी और 3-4 लोगों को बुलाएगा, इसको खोलो, वायर-वायर निकालो, फिर वो सेट होगा। तो ये बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा तो लाइट-वाइट वाले लोग और कभी कोई स्पॉट दादा देखे ही होंगे आप। कभी वो टेक लगते के बीच में, "अरे! पानी क्यों दे रहा है यार? पानी लेना अभी तेरे को नहीं देना है।" और इधर डांसर्स, लीड चिल्ला रहे कि पानी नहीं ला रहे हो। तो वो बहुत मिसमैच के कारण ना बहुत नेगेटिविटी बना रहता है लगता है मेरे को सेट। मैंने कई बार देखा वो अंदर अलग होता रहता, काम लचन रहते गाया पड़। मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मैंने साउथ पे नोटिस किया है कि उन लोगों को बहुत परफेक्शन चाहिए और मेरे हिसाब से परफेक्शन नहीं नहीं हो सकता भई, मेरे को ऐसा लगता है इतना टीम है और परफेक्शन मेरे को ऐसा लगता है कि सब कैसे परफेक्ट हो इतना 100-200 लोग नाच रहे हैं, कोई इधर नाच रहा है, कोई वो प्रॉप के ऊपर चढ़ के नाच रहा है, तो कैसे होगा? मैं मतलब परफेक्शन खोजने के चक्कर में ना उन लोग बहुत दिक्कत क्रिएट कर देते हैं और सच बोलूँ तो परफेक्शन इज़ अ साइन ऑफ डेविल। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब साउथ की इंडस्ट्री बाहर से ऐसे लगती है कि बहुत सभ्य होगी लेकिन जितना लोगों से सुनो, पास्ट डायरेक्टर्स के भी इधर भी सुनो, समझिए मुंबई से खतरनाक ही होगी।
भाई उन लोग तो भाई उनके जो बाउंसर्स रहते हैं कभी देखे हो? उनका भाषा तो मेरे को उतना समझ नहीं आता जो भी बोलते हैं। जो उनके बाउंसर्स रहते हैं एक हम लोग टॉक्सिक मूवी का मैं किसी कास्टिंग में गई थी। तो फॉरेनर्स रहते हैं उन लोग फॉरेनर्स को एज़ अ हायर किया था। अभी आ रही होगी आप लोग देखोगे कुछ टाइम पे आ जाएगी मूवी। तो वो ना कुछ तो भी कंघी करने लग गया या कुछ तो भी करने लग गया बाउंसर है उसको 3-4 झापड़ मार दिया। तुरंत आके झापड़ मार दिया और वो फॉरेनर को समझ ही नहीं रहा है और एक तो फॉरेनर और अलग स्ट्रेस में रहते हैं। उन लोग ये सब करते ही नहीं, उनका वर्किंग डेज़, वर्किंग आवर्स बहुत अलग रहता है। मतलब उन लोग कैसे काम करते हैं इंडियंस लोग, इतना काम मतलब इतना मतलब जो चीज़ साइंटिफिकली है नहीं, अगर इंसान के पास 24 घंटा और आप 15 घंटा कंटिन्यू काम कर रहे हो, तो क्या है? हेल्थ क्या है? तुम्हारा नींद क्या है? और बाहर जाओगे, जैसे कि मैं अभी करंटली अभी यूके जाके आई लंदन, तो वहाँ पे ऐसा है कि जो भी लोग हैं, अगर सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है, उनका खाने का टाइम, उनका ब्रेक का टाइम और उनका जो स्मोकिंग टाइम होता है, थोड़ा-सा टी टाइम होता है, वो सब भी मिलता है। वो एकदम ऑन टाइम होता है। वो काम के 15 मिनट पहले पहुँच जाएँगे और सच बोलूँ तो जब हम लोग कॉन्सर्ट कर रहे थे ना, तो टाइम अप हो चुका था हम लोगों का, वो स्टेडियम का और माइक वाइक बंद कर दिए थे उन्होंने, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत पंक्चुअल है। स्टेज स्टेज मैनेजर जो टीम रहता है ना, उन्होंने ऑर्डर दे चुका था अपने सारे लोगों को कि आप जाके जो भी जैसा सेटअप है उसको उठाओ। तो कुछ बॉयज़ तो चेंज कर ही रहे थे, उसी में उन लोगों ने वो सब निकाल दिया, पीछे बैक स्टेज क्योंकि हम लोग को प्रॉप भी पहनना पड़ता है, कॉस्ट्यूम भी चेंज करना पड़ता है। तो उन लोग बहुत पंक्चुअल रहते हैं। नहीं हमारे स्टेज मैनेजर ने बोल दिया तो हमको ये उठाना है और साफ करना है। उनका टाइम मतलब वो बहुत पंक्चुअल रहते हैं और क्या बोलना चाहिए कि उनका जो है अगर वर्किंग उन लोग काम भी अगर उनको कुछ प्लेट उठा के यहाँ पे भी रखना है और उनका टाइम हो गया 5 बजे उनको बंद करना है तो वो प्लेट यहीं छोड़ के चले जाएँगे। वो बाकी का काम कल करेंगे। तो मेरे को वो चीज़ उनका बहुत इंडस्ट्री में काफी डार्क साइड है जिसको हमको समझ आ गया मार्केनोस की। बट इतने साल आपने काम किए, कुछ तो यादगार पल होंगे आपके, या फिर कुछ पॉजिटिव साइड होगी जिसको देख के हमको इस इंडस्ट्री में कदम रखने से। हाँ, पॉज़िटिव साइड भी है बहुत सारा, अच्छा-अच्छा चीज़ है क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं उसी के कारण आज मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ। आप मेरे को मतलब मेरा जितना भी चीज़ें देखे हो। तो ऐसा है कि कांवलिया के ही सेट पे जब रजनीकांत सर आए ना, तो उस दिन सबसे बेस्ट चीज़ ये था कि जब सर जैसे ही एंटर किए सेट का माहौल पूरा चेंज हो चुका था। कोई गाली-गलौज नहीं, कुछ नहीं। अब लोग भले बनावटी बने या सच में उनके लिए रिस्पेक्ट है। वो बहुत अच्छी बात है। सर आए, एक-एक लोगों को सर ने ऐसा हाथ जोड़ के ऐसा किया। मतलब इतने सारे लोग थे हाँ, द रजनीकांत सर। तो उन्होंने जब ऐसा घुसा तो सबको ऐसा किया और ऑफ़ कोर्स हर किसी को नहीं बट एटलीस्ट इधर देख के कि हाँ, मैं इनके साथ परफ़ॉर्म करने वाला हूँ। और उस दिन जब शायद वो जेलर का लास्ट डे था और लास्ट सॉन्ग था कावलिया, तो सबके लिए लाइन से खाना बैठ लगा मतलब सब वहाँ पे डांसर्स भी खाएँगे, स्पॉट दादा भी खाएँगे, जो आंटी हाँ, सर भी खाएँगे। सर का तो नहीं बोल सकती मैं, सर ऑफ कोर्स अपना उन लोगों का जो भी डाइट एंड रहता है वो वैनिटीज़ में करते हैं जितने भी मेन लोग हैं। बट उस दिन बाकी जितने भी सेट के वो चाहे लाइट डिपार्टमेंट हो, कैमरा वाले हो, सब एक जगह खाएँगे। वहाँ पे साफ करने वाले भी एक जगह ही खाए मतलब उस दिन खाना हुआ, तो ये चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगा। क्योंकि यही चीज़ मेरे को नहीं अच्छा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं जेन ज़ी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मैं थोड़ी इमोशनल हूँ और चीज़ों को भी लेके मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, सर आए और सबका खाना वगैरह एक ही जगह एक साथ हुआ और बॉम्बे भले कैसा भी क्यों ना हो, पर वो टैलेंटेड लोगों को बहुत मौका देता है। अगर आपके में बात है मतलब आप खुद भी ऐसा नहीं कि कई लोग रहते हैं कि अपने आप को झूठ-झूठ में रख के कि हम लोगों ने किया, ऐसा किया, वो किया, जाके नहीं। सच में अगर आपके में बात है, तो वो बहुत मौका देता है। ने मुझे जॉब दिया था, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। यहाँ की डिग्री में मुझे वहाँ जॉब मिली थी, वो भी 65,000, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो मतलब ऐसा है कि फिर भी हम जो देख रहे हैं सपने और हम जो बना रहे हैं, वो चीज़ आज भी पॉसिबल नहीं है। हमको उसके लिए या तो बाहर जाना पड़ेगा या तो टू बी
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये बोलूँ कि कोशिश यही करना चाहिए अब के लोगों के जो हमारे कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं कि वो बाहर फॉरेन ही चले जाएँ। अगर उनके पास है इतना या अगर वो स्पॉन्सर्स अरेंज कर सकते हैं या उनके फैमिली कर सकते हैं तो मैं तो बोलती हूँ बाहर जाओ। बाहर जाओ, चीज़ें सीखो, कोई भी देश जाओगे तुम्हारा माइंड इतना डेवलप करेगा, चीज़ें सीखने मिलेगा मतलब बाहर जाओ मतलब निकलना चाहिए। मतलब हम लोग तो है कुछ ज़्यादा कम्फर्ट में है क्योंकि सब चीज़ें मिल रही है बट निकलना चाहिए। इसके बाद हम और भी आगे बढ़ाएंगे तन्वी, बट एक रैपिड फायर राउंड टाइप पे मैंने प्रिपेयर किया है। पहली बार ही मैंने पॉडकास्ट में उसको लाने की कोशिश की है। मैं सवाल पूछूंगा आपको, वन वर्ड में या फिर वन सेंटेंस का आंसर है। स्टेज शो या डांस शो? हाँ, डांस प्ले बॉलीवुड या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स? इंटरनेशनल रिहर्सल्स या लाइव परफॉर्मेंस? लाइफ ड्रीम प्रोजेक्ट? ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा ये रहा है कि मैं बहुत अच्छी एक मूवी बनाऊँ, जिससे मैं अपने जनरेशन को या आने वाले जनरेशन के लिए कुछ मैसेज छोड़ के जाऊँ और उन्हें वो चीज़ सीखने मिले मेरे डांस मूवी से, तो ये मेरा ड्रीम वर्क। आपको लाइफ में जो डांस के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? रियल लाइफ म्यूजिक, सिनेमा, या फिर नॉर्मल जो हम म्यूजिक सुनते हैं? इंस्पिरेशन मेरे को बहुत सारी चीज़ों से आता है। फर्स्ट मेजर रोल प्ले करता है म्यूज़िक, सेकंड नेचर, और जो इमोशंस हम लोग जो फ़ील करते हैं, जैसे कि इमोशन जो हम फ़ील करते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा पैदा होता है और वो माँ के यहाँ पे गले पे लगता है, तो जो इमोशंस है चीज़ों से, तो वो मेरे मूवमेंट, मेरे थॉट वो सब चीज़ों से बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं। और सिनेमा भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि और अच्छाई और बुराई वाली जो चीज़ें रहती है, मैं अपने हर मूवीज़ में, डांस फ़िल्म में ये चीज़ को रखती ही रखती हूँ कि हमेशा एंड में अच्छा चीज़ होता है। मतलब ये सारी चीज़ों से मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है एज़ अ कोरियोग्राफर। आज वाली जो इशिका है, जो इतना काम कर चुकी है, इतना एक्सपीरियंस है, वो जब बिगनर इशिका जो चालू कर रही थी अपनी जर्नी, उसको क्या एडवाइस देना चाहिए? एडवाइस देना चाहेगी कि डू नॉट गिव अप। फॉर एनी रीज़न जो शुरुआत था, जो मेरा प्योर सोल था, जिससे मैं जितना खुश होती थी, जो चीज़ें करती थी, वो तो धीरे-धीरे चीज़ें आने लगी, एक्सपीरियंस होने लगा। तो बहुत पॉइंट में मेरे को ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए, कुछ और कर लेती हूँ। तो अगर मैं उससे मिलूँगी तो वो मेरे को बोलेगी, मतलब मेरी जो पहली वो है, मेरा वर्ज़न है जो इशिका, बस थोड़ा ही दूर और थोड़ा और कर ले, तो शायद मेरा जीवन और पूरा ही बदल जाएगा। आपकी जो ये पर्सनालिटी है, इस पे जो ग्रोथ हुई है, उसमें डांस कितना बड़ा रोल प्ले किया है? बहुत मेजर रोल प्ले करता है। डांस के कारण मतलब जो डांस से मेरे को एनर्जी मिलती है, जो मैं चलती हूँ, जो मैं बात करती हूँ, जो मेरा बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरा बाल है, जो मेरे कपड़े हैं, ये सब मेरा डांस है। मतलब मैं जो भी आज वेयर कर रही हूँ, जैसे मैं बात कर रही हूँ, जो भी मैंने अपने पर्सनैलिटी, अपने फेस, अपने हेयर, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को एनहांस किया है, वो थ्रू आउट मेरे पूरा डांस स्टाइल। डांस से ही मतलब मैं अपने आप को बहुत कि खड़े कैसे होना है, कैसे मैं अपनी बात रख सकूँ इस दुनिया के सामने। तो डांस ही है, जो है सब है। अभी तक जो हम कन्वर्सेशन कर रहे थे, उसमें हमने एक वर्ड, आपने एक वर्ड बोला था, मूवमेंट डायरेक्टर, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। तो वो होता क्या है, उसको एक स्पेसिफाई करिए। मूवमेंट डायरेक्टर और डायरेक्टिंग का वर्क ये रहता है, जो भी हम मूव कर रहे हैं ऑन कैमरा, मतलब सेट ऑफ कोरियोग्राफी और मूवमेंट ही होता है, बट कैमरा कैसे जाएगा, कौन सी लाइट किधर लगेगी, क्या लगेगी, बैकग्राउंड में क्या स्पेसिफिक चीज़ें होगी, स्टोरी स्टार्ट टू एंड। कि आप लोग जो एड्स देखते हो, कोई भी फ़ोन वगैरह का या फिर कोई भी ब्रांड का, जिसमें ऐसा आर्टिस्ट आता है, फ़ोन उठाता है, ऐसा करता है, इधर से कुछ लोग आते हैं, तो वो सारे लोग मूवमेंट, मतलब मूवमेंट डायरेक्टर ही वो सारा चीज़ सेट करता है, सिर्फ़ कोरियोग्राफ़ी ही नहीं। मतलब कैसा बोलना चाहिए, जैसे कि एक डायरेक्टर डायरेक्ट करता है मूवी को, एक्टिंग कैसा करना है, वैसे ही हम पूरे सॉन्ग में, म्यूज़िक में सारी चीज़ को डायरेक्ट करते हैं। मतलब जो भी, और मेरा जो बेस है, मतलब अगर इशिका इतना जल्दी फ़ेमस कैसे हुई है, या फ़ेमस नहीं बोलना चाहिए, लोगों के बीच में कैसे लोग जानने लगे कि इशिका है करके।
तो मेरा बेस यही है कि मैंने मूवमेंट डायरेक्टिंग को अपना मेन माना है और मैंने डांस फ़िल्म्स बनाए हैं अपने। तो उस बेसिस में मेरे को बहुत काम मिला, बहुत चीज़ें मिली और अभी जो मैं सरकारी दमान भी जो मूवी की हूँ, उसमें मतलब मैं एज़ अ मूवमेंट डायरेक्टर ही काम किया है। मतलब अगर मैं साउंड सुन रही हूँ और जैसे कि आप लोगों ने शेर दिल सुना होगा, देखा भी होगा, जिसमें हीरो ऐसा डोर ओपन करके आ रहा है, चश्मा पहन रहा है, 3-4 स्टेप करते जा रहा है, एक नाना या दादाजी बैठे हैं, उनका पैर दबा रहा है, उधर से ग्लास आती है, वो देता है, तो ये सब हम सेट करते हैं। इवन कैमरा के पीछे मेरी टीम का एक बंदा रहता है, जो उनको बोलता है कि तू इधर मूव कर, इधर आ, अब तेरे को इधर स्टडी कैम की बात कर रही हूँ। और बाकी जो स्टैंड वगैरह कैम रहता है, वो सब भी हम बताते हैं कि इधर लगेगा, उधर से एक और लेंसेज़ लगेगी या ये लगेगी। इवन हम लोग और बेटर करने के लिए वो चीज़ को हम बोलते हैं कि हमें ये कैमरा लगेगा, ये चीज़ें होगी, तो वो सब चीज़ें हम बताते हैं, प्रॉप किधर लगेगा, प्रॉप इन द सेंस सेट में जो भी आर्ट डिपार्टमेंट का काम होता है, वो भी हम बताते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको अपना कीमती वक्त देने के लिए। Thank you for inviting me also. Thank you so much. होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इंजॉय करें, तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जैसे कि श्रेयस चंद्राकर का एक डायलॉग है, मेरा अभी ये तो सिर्फ झांकी है, मेरा दौर आना बाकी है, तो प्लीज उस दौर को लाने के लिए आप जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मेरा वो दौर ला सकता है।